वेलकम टू माय चैनल। और हम अपनी इस वीडियो में क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम पहले जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते थे तो वहाँ हम किस चीज़ की बात करते थे? एक सेकेंड, टॉपिक डाल दूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। ठीक है, तो जब हम इससे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की हम बात करते थे तो वहाँ हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते थे। मतलब कि क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, क्लियर। तो वहाँ पे जो भी हमारा जैसे अगर हमें किसी भी सिस्टम की बात करनी होती थी तो हम वहाँ पे न्यूटन के लॉज के बारे में, न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे जो इक्वेशन ऑफ न्यूटन का जो एक्स नहीं है, सॉरी, v इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी, ऐसा u प्लस ए टी है। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ ये आपने नाइन्थ या टेंथ में ऐसा पढ़ा होगा, न्यूटन की इक्वेशन। फिर आपने वहाँ पे पैराबोलिक है या जो भी चीज़ है, तो हम वहाँ पे न्यूटोनियन, तो इस ये जहाँ पे न्यूटन लॉज फॉलो होते हैं तो उनको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इससे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ एक प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम है कि जब भी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो जो न्यूटन के जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है या न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो उसको वहाँ पे किस चीज़ की बात होती है? वहाँ पे हम फोर्स की बात करते हैं। क्लियर है? वहाँ पे आपने पढ़ा और फोर्स क्या है? फोर्स मतलब जैसे आपको मैं बताती हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ में हम बोलते हैं ना कि F इक्वल्स टू एम है। क्लियर? अब हम जब इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना है तो हमें वहाँ पे फोर्स के बारे में बात करना है। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब जो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम किसी लार्ज, मतलब कोई लार्ज, आप नहीं बोलो, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की जब बात आएगी तो जो कि एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे क्या होने लगेगा कि अब मान लो कि जैसे एन हमने कपल्ड ऑसिलेटर ले लिया। अब वहाँ पे फोर्स की जब हम बात करेंगे तो फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके कंपोनेंट्स होंगे। जैसे फोर्स है तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, क्योंकि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्लियर? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या थी? देखो कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम कांस्टेंट फोर्स जो होता है, कांस्टेंट फोर्स, उसको हम क्या करते थे? नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप कांस्टेंट फोर्स को तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। या मान लो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वहाँ तो आप कांस्टेंट फोर्स को कम मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमारा जो कांस्टेंट फोर्स था उसको हम और जैसे बहुत टाइम क्या होता है कि सिस्टम में हमें ये पता ही नहीं रहता कि कांस्टेंट फोर्स, कौन सा कांस्टेंट फोर्स इसमें प्रेजेंट है। तो वो चीज़ कब पता चलती है? जब हम कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं, लास्ट में जब हम आता है, मतलब लास्ट में जब सॉल्यूशन निकलता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये कांस्टेंट फोर्स प्रेजेंट है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स
को मतलब इस तरीके से भी आप यूज़ करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है, हमें फोर्स है, अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा फोर्स है तो हम कहाँ वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब इस तरीके से न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए या बहुत डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड, जैसे कि बहुत ही मतलब सोचो कि मतलब बड़ा सिस्टम, बड़ा मतलब बहुत सारे फोर्स अगर उस पर काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करना थोड़ा हमारे लिए क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों से डिफ़िकल्ट, अब इन सब चीज़ों से निकलने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में अब हमारे पास आता है लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, डी एलमोट प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब तो बता दिया कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ड्रॉबैक्स नहीं बोलेंगे उसको, मतलब हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स उतना मतलब यूज़फुल नहीं रहा, इसी वजह से हमें लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन की ज़रूरत पड़ी। क्लियर? अब देखो, जो सबसे पहले तो आप ये अभी मैंने जैसे कांस्टेंट फोर्स की बात की है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लो थोड़ा, ताकि आपको ये पता रहे कि कांस्टेंट फोर्स होता है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि देखो कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। ये थोड़ा क्या है ना कि बार बार वो चीज़ें रिपीट होंगी, तो इसके बारे में मैंने बोल तो दिया कि कांस्टेंट फोर्स, लेकिन कांस्टेंट फोर्स होता क्या है तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो कांस्टेंट फोर्स मैं इसको डिटेल में नहीं करा रही हूँ। कांस्टेंट होलोनोमिक होता है, एन होलोनोमिक होता है, आपका बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि कांस्टेंट फोर्स होता क्या है। क्लियर है? कांस्टेंट फोर्स होता है फोर्सेस दैट रेस्ट्रिक्ट द मोशन, ऐसे फोर्सेस जो मोशन को सपोर्ट नहीं करके क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्लियर है? मतलब अगर आप मान लो कि यहाँ से यहाँ जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, तो मान लो, और जो एयर का डायरेक्शन है वो मान लो कि इस तरफ है और आप मूव कर रहे हो इस तरफ, तो ये क्या करेगी, आपके मोशन को क्या सपोर्ट करेगी, नहीं, रेस्ट्रिक्ट करेगी। तो यही ऐसी फोर्सेस जो मोशन को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट आर कांस्टेंट फोर्स। ये बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हम मतलब इस टॉपिक में इसको अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर बाद में इसको कभी डिस्कस करेंगे कि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। क्लियर? कांस्टेंट फोर्स हो गया। अच्छा, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक और चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि पहला है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम इसको बार बार टर्म हम यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट? जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। क्लियर? इसका जो डेफिनेशन होता है, एक सेकेंड, आपको दिख रहा है? हाँ, द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to describe motion of a dynamical system known as generalized coordinate। क्लियर? क्या बोल रहा है कि द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट का कोऑर्डिनेट क्या, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, जो कोऑर्डिनेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई के ऊपर डिपेंड ना करे, वाई एक्स के ऊपर डिपेंड ना करे, तो
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम आर नोन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का एक एग्जांपल, जैसे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया कि सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम। क्लियर? सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? ऐसा एक थ्रेड रहता है और उससे ये एक बॉब या स्ट्रिंग, आप जो भी बोलो, और उससे एक ये बॉब जो होता है ये बंधा हुआ होता है। पेंडुलम ऐसे ही होता है ना, और ये फिर एक ऐसे पाथ पे ऐसे ऐसे ये मूव करता है। तो जब ये मूव करता है तो यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दूँ और यहाँ से ये थीटा है, तो इस जब ये मूव करेगा तो क्या इसके मूवमेंट में बॉब का मास चेंज होगा? नहीं। क्या इसके इस थ्रेड का लेंथ चेंज होगा? नहीं। ये बॉब जहां पे भी है, जिस कोऑर्डिनेट में, मान लो कि ये इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मान लो इस मूवमेंट पे एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, मान लो मैं ए ले रही हूँ, तो यहाँ पे ये इसका पोजीशन जो है एक्स वाई, मान लो कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे बॉब का पोजीशन एक्स वाई है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखो ध्यान से कि इस पूरे सिस्टम में जो सिस्टम है, डायनेमिकल सिस्टम है, ये किस, इसमें कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इसके मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है? क्या एक्स और वाई इसके मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं? नहीं। एक्स और वाई क्या करेंगे? एट अ पर्टिकुलर टाइम वो इस बॉब के पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। मान लो अगर ये इस टाइम यहाँ है, तो एक्स और वाई अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि बॉब का पोजीशन क्या है। अगर वो यहाँ है तो हम एक्स और वाई से उसका पोजीशन बता सकते हैं। क्या मोशन इसका बता सकते हैं? नहीं। यहाँ पे मोशन कौन डिस्क्राइब कर रहा है? थीटा। थीटा डिस्क्राइब कर रहा है ना इसका मोशन। इस पेंडुलम का मोशन इस वाले सिस्टम में कौन डिस्क्राइब कर रहा है? थीटा डिस्क्राइब कर रहा है। थीटा अगर यहाँ है तो ये सिस्टम में कौन सा पोजीशन, कौन सा क्या होगा, ये सब डिस्क्राइब करेगा। अगर थीटा की वैल्यू मान लो कि यहाँ से यहाँ हो गई तो उसका पोजीशन क्या होगा, सिस्टम का, पेंडुलम का पोजीशन उस टाइम क्या, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन है वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है? थीटा। तो यानी कि सिंपल पेंडुलम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर हुआ? ऐसे मैं एक एग्जांपल देती हूं कि हम मान लो कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल, अ फ्री पार्टिकल बोल लो आप, अ फ्री पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, प्लेन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उस पार्टिकल के मूवमेंट को हम किससे किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं? आर से एंड थीटा से। क्लियर है? तो यहाँ पे मूविंग पार्टिकल के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? आर एंड थीटा। अगर मान लो कि कोई बॉडी है, कोई चीज है, वो क्या स्फेरिकल सरफेस पे मूव कर रही है, तो वहां पे क्या होगा? आर थीटा फाई। तो आर तो मतलब फिक्स रहता है। आर क्या है? रेडियस है। रेडियस तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए फिक्स रहेगा। चेंज किस में होगा? थीटा एंड फाई में। सो थीटा एंड फाई उसका क्या हो जाएगा? आप बोल सकते हो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो ये आपको पता चल गया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कि वो सारे कोऑर्डिनेट जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? अगर मान लो कि एक्स और वाई है और थीटा है और ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई सिस्टम है, तो वहां पे एक्स वाई जो डिस्क्राइब, मतलब पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक्स वाई और थीटा तीनों की जरूरत पड़ी है, तो वहां पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई और थीटा तीनों ही होंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड ये हमेशा नहीं होता। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो कोऑर्डिनेट जो मोशन को डिस्क्राइब करे। अगर एक्स वाई जेड है, लेकिन अगर एक्स वाई जेड मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं है। क्लियर हो गया? तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक चीज इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं लिखती हूँ कि देखो कि, और आपको ये पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कि एज वी नो द मिनिमम नंबर ऑफ
number of independent coordinate required to describe motion of dynamical system is known as degree of freedom. अच्छा, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को DOF ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। बार बार अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आएगी तो मैं बार बार ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो मैंने आपको ऊपर बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि ये कितने नंबर्स हैं, मतलब एक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं, उनको ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, थीटा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, RN थीटा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया। तो द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, मतलब कि मिनिमम मतलब कि कम से कम जो, या आप मिनिमम काट दो, बोलो कि द नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये नो नहीं है, ये नंबर है, नंबर का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम, तो ये तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से यहाँ तक तो आप देखो तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेशन का ही डेफिनेशन है, बस उसमें नंबर लगा दिया है, तो मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या को ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं कि कितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लो कि एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए 6 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं, तो 6 तो उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6 ही होगा। क्लियर ना। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो कि लेट n बी डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट is Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है। तो जनरलाइज्ड पोजीशन क्या हो गया, ठीक है। तो अब इसका डेल आर करो, तो समेशन ओवर आई डेल आर बाई डेल क्यू आई प्लस डेल आर बाई डेल टी डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डेल क्यू आई इज अ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। जनरलाइज्ड पोजीशन है, पोजीशन को का जब डेल आई करते हैं तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये जनरलाइज्ड पोजीशन है, ये इसका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। अब एक आता है आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को हम कैसे बोलते हैं कि अगर हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx बाई dt। मैं जनरल में आपको समझा रही हूँ। तो अगर थीटा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो डी थीटा बाई डी टी इज अ जनरलाइज्ड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसको शॉर्ट फॉर्म GV लिख दो। तो थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगा ना। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी होता है कि हाउ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम चेंज विद द टाइम। मतलब कि जैसे सिंपल पेंडुलम में हमने मान लो बोला कि थीटा जो है ये क्या है,
ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या बताएगा कि ये थीटा जो है टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, या फिर एक सिंपल पेंडुलम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, दैट इज आवर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ये चीज़ कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है कि जो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे थीटा है, सिंपल पेंडुलम का मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि यहाँ पे जैसे थीटा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो ये टाइम के साथ थीटा जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये चीज़ हमें क्या बताता है, उस सिस्टम जनरलाइज्ड वेलोसिटी बताती है। या फिर ये सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। जैसे हम जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि पोजीशन जो है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, यही आपकी वेलोसिटी होती है ना। वेलोसिटी क्या होती है कि आपका पोजीशन टाइम के साथ कैसे कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, दैट इज आवर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ये पता चला कि थीटा, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि देखो पोजीशन कितना दिया है कि आर आर Q2 Q3 डॉट Qn, यहाँ से ये T हो गया, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा कि समेशन ओवर I इक्वल्स टू 1 to n डेल आर बाई डेल क्यू आई डॉट प्लस डेल आर बाई डेल टी। ठीक है, तो ये जो क्यू आई डॉट होता है दैट इज आवर जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अच्छा, एक यहाँ पे नोट मैं दे देती हूँ कि आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी का डायमेंशन हमेशा ही वेलोसिटी के डायमेंशन के जैसा हो। इट इज़ नॉट नेसेसिटी। ठीक है, इट इज, लिखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इट इज़ नॉट necessary that generalized velocity have dimension of velocity। इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे देखो हमारे पास जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का डायमेंशन कितना हो गया L और इसका T-1, सेकेंड का T हो गया, तो m0 L1 T का -1। लेकिन जनरलाइज्ड मान लो कि थीटा मैं ले रही हूँ सिंपल पेंडुलम का, तो यहाँ पे थीटा का जनरलाइज्ड वेलोसिटी कितना होगा, डी थीटा बाई डी टी, दैट इज आवर ओमेगा। इसको हम बोलते हैं आपको एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी का जो आपका इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड होता है ना। अब इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो ये कितना होता है, m0 L0 T का पावर -1। तो क्या ये दोनों डायमेंशन एक है, m0 L0 T का पावर -1, m0 L का पावर 1 T का पावर -1, तो क्या ये दोनों डायमेंशनल एक है? नहीं है। तो इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी सेम है, नहीं। नॉर्मल वेलोसिटी वेलोसिटी है, लेकिन जनरलाइज्ड वेलोसिटी आप हो सकता है कि वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, हो सकता है कि वो रेडियल वेलोसिटी हो जाए। तो ये चीज़ हमें पता नहीं, मतलब ये चीज़, मतलब रेडियल वेलोसिटी भी जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी भी आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो सकती है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो हमेशा ही मतलब वेलोसिटी का ही डायमेंशन उसमें आएगा। क्लियर है? तो ये नोट है, मतलब इसको आप ध्यान रखना, एग्जाम में कभी ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया? तो ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी हम लैग्रेंजियन में पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म्स आएगी, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज्ड, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए।